नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे करने मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि दो शासक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके जस्ट पीछे वाली जो वीडियो मैंने अपलोड किया है दोस्तों, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने जैसा कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में और उसके बाद बिंदुसार के बारे में हमने बताया। और उसी क्रम में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली मौर्य साम्राज्य में 3 सम्राट को पढ़ना है। ठीक है, पहला दोस्तों चंद्रगुप्त को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा बिंदुसार को, और तीसरा जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, और आज की इस वीडियो में अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक सीक्वेंस से हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे टॉपिक वहाँ पे अपलोडेड है, और सारे तथ्यों को समावेश किया गया है दोस्तों। जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं सारे के सारे तथ्यों का समावेशन किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही प्रश्न पूछ लेता है कि जो अशोक हुआ वो किसका उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, तो अशोक जो हुआ दोस्तों वो उत्तराधिकारी किसका हुआ, वो हुआ उत्तराधिकारी बिंदुसार का। ठीक है, तो अशोक जो था दोस्तों उत्तराधिकारी किसका हुआ, अशोक जो हुआ दोस्तों वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे। उत्तराधिकारी, ठीक है, जो अशोक हुआ वो किसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, वो हुआ बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। और अब अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों उसमें ये पूछ लेता है कि अशोक जो था वो कब राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, वो कब राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, अशोक का राजगद्दी पर कब बैठा दोस्तों, ये बैठा 269 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए अशोक सबसे पहला जो प्रश्न पूछता है दोस्तों कि अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो वो था दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। और जो अशोक राजगद्दी में बैठा वो 269 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है, फिर अगला जो पूछता था प्रश्न कि जब अशोक राजगद्दी पे बैठा, ठीक है, एक और पॉइंट बनता है दोस्तों, ये पूछ देता है कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था। ठीक है, अशोक जो था दोस्तों वो अवंती का राज्यपाल था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अशोक जो था दोस्तों राजगद्दी पर बैठते समय जो अशोक था वो कहाँ का राज्यपाल था, वो था अवंती का। ठीक है, देखिए राजगद्दी पर ये कब बैठा दोस्तों, राजगद्दी, ठीक है, राजगद्दी पे जब अशोक बैठा वो जो समय था दोस्तों वो था 269 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछ देता है कि वो कहाँ का राज्यपाल था, राजगद्दी पर बैठते समय वो राज्यपाल कहाँ का था दोस्तों, राज्यपाल। तो अशोक जो राज्यपाल हुआ दोस्तों वो कहाँ का राज्यपाल था, वो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठते समय दोस्तों वो अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का राज्यपाल था। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए दोस्तों ये बस इतना देखा है दोस्तों कि जो अशोक किसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, वो हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। और अशोक जो राजगद्दी में बैठा वो 269 ईसा पूर्व में बैठा। और ये अवंती, और ये जब राज्यपाल ये जब राजगद्दी पर बैठा तो कहाँ का राज्यपाल था, वो राज्यपाल था दोस्तों अवंती का। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पूछ लेता है कि अशोक वर्धन, ठीक है,
अशोक वर्धन को देखिए अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पॉइंट में लिखवाते चल रहा है उसको लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। अशोक वर्धन, ठीक है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, अशोक वर्धन, ठीक है। पूछ लेता है कि अशोक को अशोक वर्धन कहाँ कहा गया है, तो वो कहा गया है दोस्तों पुराण में, ठीक है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है या कहा गया है, ठीक है। अब देखिए मास्की और गुर्जरा, ये दो अभिलेख होते हैं दोस्तों। मास्की और गुर्जरा, इस दो अभिलेख से अशोक के जेन्युइन नाम के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अशोक नाम की जानकारी मास्की और गुर्जरा नामक दो अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। तो मास्की ऐसे पूछ लेता है कि किस अभिलेख में अशोक को उसके वास्तविक नाम से जाना गया है, यानी किस अभिलेख में अशोक को किस अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से विभूषित किया गया है, तो वो है दोस्तों मास्की और गुर्जरा, ठीक है। अशोक, ठीक है, अशोक ये दोस्तों मास्की और गुर्जरा, ये दो अभिलेख हैं जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की और गुर्जरा से ये पता चलता है कि उसका जो नाम है वो अशोक है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बौद्ध, देखिए अशोक जो था दोस्तों किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। तो जो अशोक था दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। और इसको बौद्ध शिक्षाएं किसने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध शिक्षा जो दिया था दोस्तों उपगुप्त ने दिया था, ठीक है। अशोक को जो देखिए बौद्ध शिक्षा किसने दिया था, बौद्ध शिक्षा अशोक को किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों उपगुप्त ने, उपगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि अशोक को जो बौद्ध शिक्षाएं दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं, वो दी गई हैं दोस्तों उपगुप्त, ठीक है, के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अभी तक हम लोग को एक क्विक रिवीजन करने की जरूरत है कि देखिए मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद अशोक, ठीक है, अशोक के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। अशोक किसका उत्तराधिकारी हुआ, वो हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ, ठीक है। राजगद्दी पे कब बैठा, 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पे बैठा। ये राजगद्दी पे बैठते समय कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अशोक का जो नाम अशोक वर्धन है वो कहाँ मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है दोस्तों पुराणों में, और मास्की और गुर्जरा नामक दो अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पॉइंट जो पढ़ा है दोस्तों अभी तक का, कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो बौद्ध शिक्षाएं अशोक से ने प्राप्त की थी वो किससे प्राप्त की थी दोस्तों, वो प्राप्त की थी उपगुप्त से। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है दोस्तों कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए दोस्तों बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया, ठीक है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय, यानी आजीवक संप्रदाय जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ा रखा है, तो आजीविकों को रहने के लिए अशोक ने बराबर की गुफाओं का निर्माण किया या बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किया, ठीक है।
तो ये इसने क्या किया दोस्तों, अशोक ने क्या कराया, आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियां, ठीक है, अशोक ने आजीविकों के लिए, आजीविकों आजीविकों के लिए इसने क्या किया, बराबर की पहाड़ियों का निर्माण कराया, बराबर की पहाड़ी, ठीक है, बराबर की पहाड़ी का निर्माण कराया। किसने कराया दोस्तों, अशोक ने पढ़ा, अशोक ने करवाया। देखिए दोस्तों इसी टाइप से आप लोग नोट करते जाइए, आपको जैसे बहुत ज्यादा आप लोग नोट कर लोगे ना दोस्तों तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे करते चलिए, एक एक लाइन देखते चलिए, आपको इन फ्यूचर में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि आज अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करा। इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो पूछ लेता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आजीविकों का उल्लेख, ठीक है, पूछ देता है कि आजीविकों का उल्लेख किस स्तंभ लेख में है, तो ये है दोस्तों सातवें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है, ठीक है। सातवें स्तंभ लेख में जो है दोस्तों वो आजीविकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछ देता, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अब पढ़ेंगे यहाँ पे अशोक के माता के बारे में। तो जो अशोक की माता थी उनका क्या नाम था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, शुभद्रांगी, ठीक है। शुभांगी कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इनका जो नाम है दोस्तों वो है शुभद्रांगी, ठीक है। माता जो हुई, माता वो हुई, इनकी जो माता हुई दोस्तों उनका जो नाम हुआ वो हुआ शुभद्रांगी, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माता का नाम शुभद्रांगी हुआ। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि पूछ देता है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा, ठीक है। तो अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री दोनों को कहां पे भेजा दोस्तों, श्रीलंका भेजा। और किस लिए भेजा दोस्तों, इसलिए भेजा कि वो जाके बौद्ध धर्म का प्रचार कर पाए। तो जो इनके पुत्र का नाम था दोस्तों, उनके जो पुत्र का नाम था, अशोक के पुत्र का नाम जो था दोस्तों वो था महेंद्र, और जो पुत्री का नाम था वो था संघमित्रा, ठीक है। तो देखिए बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका ये लोग गए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र को, ठीक है, बौद्ध प्रचार के लिए, देखिए, ठीक है, बौद्ध प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा, ठीक है। और जो इनके जो पुत्र हुए दोस्तों बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा, और जो पुत्र का नाम हुआ दोस्तों, पुत्र जो हुए वो महेंद्र हुए, और जो पुत्री हुई वो संघमित्रा हुई, ठीक है। पुत्री जो हुई दोस्तों वो कौन हुई, संघमित्रा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि पूछ लेता है कि अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा। वो भेजा दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि शिलालेखों का प्रचलन कौन किया,
ठीक है। तो शिलालेखों का जो प्रचलन किया दोस्तों वो अशोक ने किया, ठीक है। शिलालेख प्रचलन, ठीक है, शिलालेख प्रचलन, ठीक है, शिलालेख प्रचलन। तो जो शिलालेखों का प्रचलन किया दोस्तों वो किया अशोक ने, ठीक है। शिलालेखों का जो प्रचलन किया वो किया अशोक ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन किया, ठीक है। देखिए अशोक ने ब्राह्मी का भी इस्तेमाल किया, खरोष्टी का भी इस्तेमाल किया और आरमाइक लिपि का भी इस्तेमाल किया। तो अशोक ने किन लिपियों का इस्तेमाल किया दोस्तों, लिपि यहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है। तो अशोक की जो लिपि हुई दोस्तों, किस लिपि का इस्तेमाल किया दोस्तों अशोक ने, वो किया दोस्तों ब्राह्मी, ठीक है, खरोष्टी, आरमाइक, ठीक है, आरमाइक, ठीक है। अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, ये 3 लिपि थी। एक और लिपि थी दोस्तों ग्रीक, ठीक है। ग्रीक लिपि का भी इसने क्या किया दोस्तों, यूज किया, ठीक है, ग्रीक। तो अशोक ने क्या किया दोस्तों, अशोक ने ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, इन 4 लिपियों का इस्तेमाल किया, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अशोक जो था वो किसका उत्तराधिकारी था दोस्तों, वो था बिंदुसार का। राजगद्दी पे ये बैठा 269 ईसा पूर्व में। राजगद्दी में बैठते समय ये कहाँ का राज्यपाल हुआ दोस्तों, ये अवंती का राज्यपाल हुआ अशोक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ मिलता है दोस्तों, तो अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराणों में मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा दोस्तों कि जो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के चलते उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही साथ उसने बराबर की पहाड़ियों को, ठीक है, उसने क्या किया दोस्तों, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियां बनवाई और इसका उल्लेख जो 7वें अभिलेख में मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा दोस्तों कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि शिलालेखों का जो प्रचलन किया वो अशोक ने किया और इसने 4 लिपि को अपनाया। पहली लिपि ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी अरमाइक और चौथी ग्रीक, ठीक है दोस्तों। इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना नोट डाउन करिए आप लोग, इतना नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर जो आप चैनल पे बने रह गए तो मेरी गारंटी है कि आप को हिस्ट्री में कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे नोट डाउन आप करते चलिए, लिखते चलिए दोस्तों, पढ़ते चलिए। और इस चैनल पे आप मैक्सिमम दोस्तों अगर जो 3 से 4 महीने रह गए ना, तो ये मेरी गारंटी है कि 3 से 4 महीने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सर इस चैनल से मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं जीके में बहुत अपने आप को कमजोर समझता था, लेकिन इस बीच मेरा काफी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब देखिए बात करता है दोस्तों अशोक के शिलालेख की खोज, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की जो खोज हुई दोस्तों, शिलालेख खोज, ठीक है। अशोक के शिलालेख, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लोगों को लगेगा कि जेम्स प्रिंसेप है, लेकिन नहीं। शिलालेख खोज जो किया हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था और किसने किया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था दोस्तों
1750 ईस्वी में, और इनको जो जो खोजा था दोस्तों, ठीक है, देखिए 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का जो हुआ खोज हुआ, ठीक है। और किसने खोज किया था दोस्तों? वो किया था दोस्तों, वो खोज किया था दोस्तों फेन 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 थैलर ने, ठीक है। फेन थैलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज कब की थी दोस्तों? वो की थी 1750 ईस्वी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और पूछ देता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है दोस्तों वो है 14, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की संख्या जो हुई दोस्तों वो हुई 14, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? इस शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने किया था। लेकिन अगर जो बात की जाए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम सफल अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने पढ़ा, या अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा, तो आप लोग को सबको पता होगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ठीक है, कौन है दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। और ये कब पढ़ा था दोस्तों? 1837 ईस्वी में, ठीक है। देखिए शिलालेख की खोज तो 1750 में हो गई थी दोस्तों, लेकिन अगर जो बात की जाए कि कब पढ़ा गया और किसने पढ़ा दोस्तों, तो वो पढ़ा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और कब पढ़ा दोस्तों? ये पढ़ा 1837 ईस्वी में, ठीक है। 1837 में खोज हो गई थी दोस्तों 1750 ईस्वी में, लेकिन जो पढ़ा गया वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब देखिए अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भी स्किप ना करिएगा, सारी चीजों को आराम आराम से पढ़िएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है दोस्तों अशोक के बारे में, कि अशोक के शिलालेखों की जो खोज हुई दोस्तों वो 1750 ईस्वी में फैन थेलर ने किया, लेकिन जो पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। इतना आप लोग नोट डाउन करिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग मिटाएंगे इसको, ठीक है। और आपको कुछ अशोक के प्रमुख शिलालेख के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, शिलालेख के बारे में कुछ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए, फिर शिलालेख के बारे में सेपरेट से मैं कुछ बताऊंगा अगले इस स्लॉट में। शिलालेख तो अशोक के कुछ शिलालेखों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि अशोक के 14 शिलालेख हुए, ठीक है। तो 14 तो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शिलालेख उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि पहला शिलालेख, ठीक है। पहला शिलालेख इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। पहला जो शिलालेख है दोस्तों इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। पहला शिलालेख जो है दोस्तों इसमें क्या किया गया है? इसमें पशु बलि की निंदा है, ठीक है। पशु बलि की निंदा, ठीक है। पहले शिलालेख में क्या है दोस्तों? पशु बलि की निंदा है, ठीक है। आगे हम मूव करेंगे दोस्तों और आगे पढ़ेंगे कि आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ठीक है। ये पहला जो है पशु बलि की निंदा है। और अगला जो शिलालेख इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो 7वां एवं 8वां शिलालेख, ठीक है। 7वां और 8वां, ठीक है। 7वां व 8वां,
ठीक है। सातवां और आठवां जो शिलालेख है दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ठीक है, तीर्थ यात्रा। सातवां और आठवां जो शिलालेख है दोस्तों, उसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन है। देखिए, मैं आपको एक क्रम से भी बता देता, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी मैं आपको एक क्रम से यहाँ भी बता दूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में वही चीज बताऊंगा जो चीज एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है। ठीक है, और अदरवाइज अगर जो 1 से लेकर 14 में सभी शिलालेख के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा और एक सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं। और रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं दोस्तों। 11वां शिलालेख। ठीक है, 11वां। ठीक है, 11वां शिलालेख जो है दोस्तों, उसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां जो शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, धम्म। ठीक है, 11वें शिलालेख में जो है दोस्तों धम्म की व्याख्या की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आइए 13वां शिलालेख। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलालेखों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक 11 नंबर का है, और जो 13वां है दोस्तों, 13वां शिलालेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख। ठीक है, 13वां शिलालेख जो है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध। ठीक है, 13वें शिलालेख में क्या है दोस्तों, कलिंग युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग ये शिलालेख की बात करते थे, और शिलालेख में हम लोगों ने हमने जैसे आपको बताया कि अशोक के 14 शिलालेख हुए, और 14 शिलालेख में से हमने केवल 4 शिलालेख बताए, जो 4 शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शिलालेख मैंने बताया, पशु बलि की निंदा की गई है। 7वां और 8वां शिलालेख जो संबंधित है दोस्तों, वो तीर्थ यात्रा से संबंधित है। 11वां शिलालेख जो है दोस्तों, वो धम्म से संबंधित है, और जो 13वां शिलालेख है जो दोस्तों, वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं कि आगे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने शिलालेख पढ़ लिया दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ लेख। ठीक है, शिलालेख। देखिए, शिलालेख अगर जो बात करें टोटल की, ठीक है, तो टोटल जो हुआ दोस्तों 14। ठीक है, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट में स्तंभ लेख की। ठीक है, स्तंभ लेख। तो जो स्तंभ लेख हुए दोस्तों, वो कितने हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के कुल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी हुई दोस्तों। तो स्तंभ लेखों की जो संख्या हुई दोस्तों, वो हुई 7। स्तंभ लेखों की जो संख्या हुई दोस्तों, वो 7 हुई, और इसमें भी हम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 स्तंभ लेख आपको नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख था दोस्तों, वो पहले कौशाम्बी में था, लेकिन ये अकबर के द्वारा प्रयाग में अकबर के किला में स्थापित करवाया गया। तो जो प्रयाग स्तंभ लेख है दोस्तों, ये अकबर के द्वारा अकबर किला में लाया गया। ठीक है, अकबर किला में ये स्थापित करवाया गया। पहले कहाँ था दोस्तों, ये पहले जो था वो कौशाम्बी में था, लेकिन प्रयाग स्तंभ लेख जो है दोस्तों, बाद में अकबर के द्वारा अकबर के किले में लाया गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दिल्ली टोपरा। ठीक है, जो दूसरा स्तंभ हुआ दोस्तों, वो हुआ दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है,
तो ये जो है दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है वो है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, जो तुगलक हुआ दोस्तों, तुगलक तुगलक के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तुगलक, ये तुगलक के द्वारा दोस्तों टोपरा से दिल्ली लाया गया। तुगलक कहाँ लाया दोस्तों? इसको लाया दिल्ली में। ठीक है, इसको कहा एक टोपरा से कहाँ लाया दोस्तों? दिल्ली में। और किसने लाया? वो लाया दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला दोस्तों दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली मेरठ। ठीक है, दिल्ली दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी सेम इसी तरीके से है दोस्तों। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है दोस्तों, ये जो है ये पहले कहा था दोस्तों, ये पहले था मेरठ में, लेकिन फिरोज शाह के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया, अर्थात फिरोज शाह के द्वारा इसको कहाँ लाया गया दोस्तों? दिल्ली लाया गया। ठीक है, दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको भी उसी शासक ने उसी तरीके से कहाँ पे ला दिया दोस्तों? दिल्ली ला दिया। ठीक है, और आगे जो दोस्तों एक और पड़ता है दोस्तों रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों सॉरी रामपुरवा स्तंभ लेख है, फिर लौरिया। ठीक है, लौरिया और लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक है, तो जो तीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों यही आपको देखना है, और इसके आगे जो चार बनते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्यों ये तीन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अकबर और फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों? हम लोगों ने अशोक के बारे में, अशोक के शिलालेख और अशोक के स्तंभ लेख के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अशोक के शिलालेखों की टोटल संख्या 14 हुई। 14 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 हुए वो मैं आपको बताया हूँ। पहला शिलालेख जो हुआ दोस्तों पशु बलि की निंदा थी, पशु बलि के निंदा का वर्णन किया गया है। 7वां और 8वां शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। स्तंभ लेख के बारे में हम बात करेंगे। टोटल स्तंभ लेखों की संख्या हुई 7। प्रयाग स्तंभ लेख जो होगा दोस्तों, पहले कहा था दोस्तों कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के द्वारा इसको प्रयाग लाया गया, अर्थात इलाहाबाद लाया गया, और इसको अकबर के किला में स्थापित किया गया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये पहले कहा था दोस्तों, पहले ये टोपरा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का शासक हुआ तो उसने इसको दिल्ली में लाके स्थापित किया। फिर हमने देखा दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो था दोस्तों स्तंभ लेख, तो पहले ये मेरठ में था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक बना तो दिल्ली में लाके उसको स्थापित किया। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा दोस्तों, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अशोक जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से एक क्रम में मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उस तरीके से अगर जो एक क्रम में आप पढ़ लिए दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि अशोक हुआ, चाहे आपके मौर्य साम्राज्य हो, कोई भी शासक, ठीक है, या हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक दोस्तों आपको टफ नहीं लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करिए, आपको कुछ भी टफ लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो ये आता है कि कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा अभिलेख कहते हैं दोस्तों? रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को कौन सा अभिलेख कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रानी का अभिलेख। ठीक है,
पूछ देता है कि किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। अशोक के किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, देखिए सबसे छोटा अभिलेख पूछ देता है कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है दोस्तों? तो वो है रुम्मी देवी। ठीक है, सबसे छोटा जो अभिलेख हुआ दोस्तों वो कौन हुआ? सबसे छोटा जो अभिलेख हुआ वो कौन हुआ दोस्तों? रुम्मी देवी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुम्मी देवी। ठीक है, रुम्मी देवी। ठीक है, अशोक के सबसे छोटे अभिलेख की अगर जो बात की जाए तो वो है दोस्तों रुम्मी देवी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर जो बात करेंगे दोस्तों कि सबसे ये तो छोटा हो गया, सबसे बड़े की अगर जो हम बात करेंगे दोस्तों तो वो कौन सा है? वो सातवां अभिलेख है। ठीक है, वो सातवां अभिलेख है। ठीक है, अब देखिए प्रथम पृथक ये भी पूछ देता है कि प्रथम पृथक अभिलेख। ठीक है, प्रथम पृथक अभिलेख। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक ने क्या कहा है? अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो सभी मनुष्य जो है दोस्तों, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भैया, सभी मनुष्य क्या है दोस्तों? बच्चे हैं। ठीक है, सभी मनुष्य मेरे क्या हैं? बच्चे हैं। अशोक ने अपने प्रथम पृथक अभिलेख में ऐसा कहा है कि सभी मनुष्य जो हैं वो क्या है? वो मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अशोक का सार-ए-कुना। ठीक है, पूछ लेता है कि सार-ए-कुना की लिपि कौन सी है दोस्तों? सार-ए-कुना। ठीक है, सार-ए-कुना अभिलेख की लिपि कौन सी है दोस्तों? पूछ देता है कि अशोक के सार-ए-कुना, ठीक है, अभिलेख की जो लिपि है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? वो है ग्रीक। ठीक है, सार-ए-कुना जो की लिपि जो है दोस्तों वो है ग्रीक। ठीक है, ग्रीक में सार-ए-कुना नामक अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न ये पूछता है दोस्तों कि सम्राट की सहायता के लिए, देखिए पूछ देता है कि मौर्य काल में सम्राट की सहायता के लिए कौन होता था। ठीक है, तो सम्राट की सहायता के लिए दोस्तों मंत्री परिषद होता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए इतना हम लोग अशोक के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मौर्य काल के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए, फिर अब हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि सम्राट की सहायता के लिए कौन होता था। ठीक है, सम्राट की सहायता के लिए सम्राट की सहायता के लिए कौन होता था दोस्तों? वो होता था मंत्री परिषद।
सम्राट की सहायता के लिए जो होता था वो होता था मंत्री परिषद। और यहाँ पे एक फैक्ट ये बनता है दोस्तों कि जो मंत्री परिषद थी उसकी सदस्यों की संख्या क्या होती थी दोस्तों, वो होती थी 12, 16 या 20। तो मंत्री परिषद की जो सदस्यों की जो संख्या होती थी वो या तो 12 होती थी सदस्य संख्या, सदस्य संख्या जो होता था दोस्तों वो क्या होता था, या तो 12 होता था या 16 होता था या 20 होता था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता था, उसके सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 होती थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे? ठीक है, ठीक है, प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उसको क्या कहते थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांत के प्रशासक को, प्रांत के प्रशासक, ठीक है, प्रांत के प्रशासक को क्या कहते थे, उनको राष्ट्रिक कहते थे, आर्यपुत्र कहते थे। ठीक है, क्या क्या कहते थे दोस्तों, उनको क्या क्या कहते थे, कुमार कहते थे। ठीक है, देखिए प्रांत के प्रशासक को देखिए दोस्तों क्या क्या कहते थे, प्रांत के प्रशासक, प्रांत के प्रशासक को क्या कहते थे दोस्तों, राष्ट्रिक, राष्ट्रिक, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, और क्या कहते थे दोस्तों, और कहते थे कुमार, और क्या कहते थे दोस्तों, कुमार। तो प्रांत के प्रशासक को क्या कहते थे, राष्ट्रिक, आर्यपुत्र या कुमार। ठीक है, प्रांतों का विभाजन जो होता था दोस्तों वो विषय विषय के रूप में होता था, और जो इसके प्रमुख होते थे उसको विषयपति बोला जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है दोस्तों कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी। देखिए पूछ लेता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, प्रशासन की छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी दोस्तों वो कौन थी, वो थी ग्राम। ठीक है, ग्राम। और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे दोस्तों, और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। ग्राम के मुखिया, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामिक, ग्रामिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ग्रामिक बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। ठीक है, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे दोस्तों, ग्रामिक कहते थे। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अशोक, अब हम लोग यहाँ पे अशोक के बारे में केवल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं दोस्तों संपूर्ण शासन व्यवस्था के बारे में जो मौर्य काल में प्रचलित थी। ठीक है, तो मौर्य काल में जो एक क्या होता था कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था, और उसके सदस्यों की संख्या या तो 12 होती थी या 16 होती थी या 20 होती थी। ठीक है, प्रांत के जो प्रशासक थे उनको क्या कहा जाता था, उनको राष्ट्रिक कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था या कुमार कहा जाता था। ठीक है, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम होता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। चलिए इतना चीजें आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो 10 ग्रामों का प्रशासक होता था। ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा, ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था दोस्तों वो कौन होता था, प्रशासकों में जो सबसे छोटा होता था दोस्तों वो होता था गोप। कौन होता था दोस्तों, गोप। और गोप जो होता था वो 10 ग्रामों, ठीक है, पूछ देता है गोप, गोप जो होता था दोस्तों वो 10 ग्राम का अधिकारी होता था। वो कब कितने ग्राम का अधिकारी, गांव का अधिकारी होता था,
वो कितने गांवों का अधिकारी होता था? उसको वो 10 गांवों का अधिकारी होता था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और फिर आगे आराम आराम से बढ़ेंगे दोस्तों, एकदम आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, समय दीजिए। लेकिन हाँ, आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि जो नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं सारे के सारे फैक्ट मैं बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ उसका आप लोगों से मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब देखिए विक्री कर की अब बात करेंगे दोस्तों, विक्री कर। ठीक है, विक्री कर। ठीक है, विक्री कर जो होता था दोस्तों, वो होता था, विक्री कर कितना होता था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मूल्य का 10वां भाग। ठीक है, बिक्री कर जो होता था वो मूल्य का 10वां भाग होता था। मूल्य का 10वां भाग जो बिक्री कर होता था वो कितना होता था दोस्तों, वो होता था मूल्य का 10वां भाग। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों, आगे मूव करेंगे। ठीक है, एग्रोनोमाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रोनोमाई से क्या आशय है? एग्रोनोमाई। ठीक है, एग्रोनोमाई से आशय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एग्रोनोमाई से आशय क्या है मौर्य काल में। तो ये होता था दोस्तों, ये मार्ग निर्माण अधिकारी होता था, मार्ग निर्माण अधिकारी। ठीक है, एग्रोनोमाई जो होता था वो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहे हैं। और एक भी प्रश्न को, एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत करिएगा, एक भी तथ्य को आप लोग स्किप ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, युद्ध में सेना का जो नेतृत्व करता था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना का जो नेतृत्व करता था, सेना नेतृत्व वो कौन करता था दोस्तों? वो करता था नायक। ठीक है, युद्ध में सेना का जो नेतृत्व करता था वो करता था नायक, उसको नायक बोलते थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था, बड़ा अधिकारी सैन्य विभाग का बड़ा अधिकारी जो होता था, वो होता था दोस्तों, आप सबको पता होगा, वो होता था, कौन होता था दोस्तों? सेनापति होता था। ठीक है, सेनापति, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो होता था सेना, लेकिन जो सेना का नेतृत्व करता था उसको बोलते थे नायक। ठीक है, अब गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ठीक है, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प के नाम से जाना गया, महामात्य सर्प। ठीक है, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे दोस्तों कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है दोस्तों? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष। कहाँ कहा गया दोस्तों गूढ़ पुरुष? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? वो कहा गया है दोस्तों गूढ़ पुरुष। ठीक है, चलिए
इतना करिए आप लोग दोस्तों नोट डाउन, एक एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, आराम आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें बची नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। और देखिए, गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था और अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग को गुड़ पुरुष कहा गया। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों, चलिए मैं इरेज करता हूँ और आगे हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन देखिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं बता दूं चीजें, लेकिन ये जो गुप्तचर होते थे ना, जो एक स्थान पर आके कार्य करते थे, उनको संस्था बोला जाता था दोस्तों, ठीक है। ये क्या करते थे, ये एक स्थान पे रहते थे, एक स्थान, ये एक स्थान पे ही आके कार्य करते थे और इनको क्या बोलते थे दोस्तों, इनको संस्था बोलते थे, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, मैं चल रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम लोग आगे मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। और आगे वाला पॉइंट, आने वाला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों ये जितने भी तथ्य आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में ये आपको जरूर और जरूर देखने को मिल जाएंगे, आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर जो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अपना 2 से 3 नंबर बड़े आराम से एकदम कंफर्म कर लोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश को राजू कहा जाता था, ठीक है। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। न्यायाधीश, अशोक के समय में न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। राजुक क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। अशोक के समय में न्यायाधीश को क्या कहते थे दोस्तों, वो कहते थे राजुक, ठीक है। न्यायाधीश को क्या कहते थे दोस्तों, राजुक कहते थे। किसके समय में, अशोक के समय में, ठीक है। अशोक के समय में राजुक बोलते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे दोस्तों, ठीक है। को राजुक कहते थे दोस्तों, सरकारी भूमि, ठीक है। सरकारी भूमि को जो दोस्तों बोलते थे वो सीता भूमि बोलते थे, ठीक है। सीता भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या बोलते थे दोस्तों, तो वो बोलते थे सीता भूमि। और अशोक के समय काल में जो जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश होते थे उनको क्या बोलते थे, राजुक बोलते थे। और सरकारी भूमि को क्या बोलते थे दोस्तों, सीता भूमि बोलते थे। और ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि बिना वर्षा के बावजूद भी अगर जो अच्छी फसल हो जाए तो उसको क्या बोलते थे दोस्तों, उसको बोलते थे अदेव मात्रक, ठीक है। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाए तो उसको अदेव मात्रक बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों, अदेव मात्रक, ठीक है। क्या बोलते थे, अदेव मात्रक बोलते थे दोस्तों। अदेव मात्रक से आशय क्या है, बिना वर्षा अच्छी खेती, ठीक है। बिना वर्षा अच्छी खेती, बिना वर्षा अच्छी खेती जब होती थी तो उसको अदेव मात्रक बोला करते थे, ठीक है। अदेव मात्रक बोलते थे जब बिना वर्षा अच्छी खेती होती थी, ठीक है। उसके बाद ऐसी औरतें जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी, उनको क्या बोलते थे दोस्तों, उनको रूपा जीवा बोलते थे, ठीक है। वेश्यावृत्ति जो औरतें अपनाती थी स्वतंत्र रूप से उनको रूपा जीवा बोलते थे दोस्तों। क्या बोलते थे, उनको बोलते थे रूपा जीवा, ठीक है। उनको क्या बोलते थे दोस्तों, उनको रूपा जीवा बोलते थे, ठीक है। उनको रूपा जीवा, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाती थी
तो उनको मौर्य काल में क्या बोलते थे दोस्तों, उनको बोलते थे रूपा जीवा। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक हुआ दोस्तों बृहद्रथ हुआ, अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक, अंतिम जो शासक हुआ दोस्तों वो हुआ बृहद्रथ। तो पूछ लेता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ दोस्तों बृहद्रथ। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि जो मौर्य काल में जो जनपदीय न्यायाधीश होता था उसको राजुक बोलते थे। ठीक है, लेकिन अब मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहते थे, और अदेव मात्रक ऐसी फसल को कहते थे जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो जाए तो उसे बोलते थे अदेव मात्रक। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों कि जो औरतें स्वतंत्र रूप से बिना किसी के हस्तक्षेप में आए वेश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा बोलते थे। साथ ही साथ में हम लोगों ने सबसे लास्ट पॉइंट जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ बृहद्रथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मौर्य वंश को खत्म कर दिया। मौर्य वंश हमने दो पार्ट में बनाया। पहले पार्ट में हमने बना रखा है तो उसमें बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और आज के इस वीडियो में मैंने जो बनाया दोस्तों वो अशोक के बारे में सेपरेटली बनाया है। ठीक है, अशोक और मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में मैंने बता रखा आपको। देखिए दोस्तों चैनल पे आप लोग प्लीज बने रह जाइए, मेरी गारंटी है 2 से 3 महीने के बाद आप लोग दोस्तों धुरंधर बन के लिख लोगे। जीके में जीएस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद की जो टॉपिक होगी दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।